Hello and very good morning to all guys. So welcome again our the Hindu Daily News and Editorial Analysis. As I mentioned कि I will be traveling in this week, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो सेशन है ये कंटिन्यू रह पाए. uh, तो आप एक बार जो चैनल है श्योर आईएएस चैनल है उसका जो वीडियो वाला जो टैब होता है जहाँ पे रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं वहाँ पे भी आप एक बार देख लीजिएगा. क्योंकि जब हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाएंगे सो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको सेशंस अवेलेबल रहेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज 10 दिसंबर 2024 10 दिसंबर के लिए क्या टॉपिक्स हमारे पास हैं. एनवायरनमेंट से शुरू करेंगे जो भोपाल डिजास्टर पे हमारा टॉपिक ड्यू था. ओके यहीं से शुरुआत कर देते हैं. कुछ पॉल्यूटेंट्स यहाँ पे मेंशन है एंड आउट ऑफ दिस टॉपिक व्हाट वी विल ट्राई टू गेट सम पॉल्यूटेंट्स आर देयर. नेम ऑफ दोज पॉल्यूटेंट्स क्योंकि थोड़ा अलग हटके है स्टैटिक पोर्शन से कुछ अलग है. हालांकि हैवी मेटल्स का स्टैटिक पोर्शन में दे भी रखा है लेकिन उन कुछ पॉल्यूटेंट्स को मैं चाहूंगा स्पेशली परसिस्टेंट जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं दैट यू शुड बी राइटिंग दोज वंस क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं. पीओपीज. ओके और इन पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करने के लिए कौन सी कन्वेंशन है आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में. चलिए शुरुआत करेंगे. जैसा आप सभी को पता है कि एक सबसे बड़ा अभी तक का जो वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर है भोपाल डिजास्टर उस श्रेणी में आता है. यूनियन कार्बाइड जो कि एक विदेशी कंपनी है इसने अपना प्लांट जो है एक जो इंसेक्टिसाइड होता है उसको बनाने के लिए भोपाल के अंदर एक प्लांट लगा रखा था. और ये प्लांट में क्या बनता था इंसेक्टिसाइड जिसका नाम था कार्बारिल. ओके ये जो कार्बारिल इंसेक्टिसाइड है इसको बनाने के लिए ये लोग यूज कर रहे थे MIC मिथाइल आइसोसाइनेट. अब ये मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ये बहुत टॉक्सिक होता है स्पेशली इसकी जो वेपर होती है ये बहुत टॉक्सिक होती हैं. तो जिस दिन भोपाल डिजास्टर की ये जो रात है उस समय पे क्या हुआ यू हैव दिस MIC का वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्शन शुरू हो गया. रिएक्शन शुरू हो गया तो जो इसकी टॉक्सिक वेपर्स हैं वो सारी सराउंडिंग्स में फैलना शुरू हो गई. अब इसके अंदर थोड़ी दिक्कत ये रही कि जैसे अगर हम देखते हैं घर पे सिलेंडर से गैस लीक हो रही है तो एक स्मेल यहाँ पे आती है ना जिसको हम कहते हैं कि बदबू आ रही है गैस की समथिंग लाइक दिस. सो वी विल गेट टू नो वो इंटेंशनली किया जाता है. सो विल गेट टू नो सम लीकेज गैस लीकेज इज देयर. लेकिन मिथाइल आइसोसाइनेट की ये जो वेपर है इस केस में ऐसा नहीं है इसकी कोई स्मेल नहीं होती है और इसलिए रेजिडेंट्स को इस तरह से कुछ पता नहीं लगा. और अगले दिन जब लोग हॉस्पिटल में जाना शुरू हो गए बहुत सारे लोग तो नींद में भी थे. तो ये पाया गया कि ये जो टॉक्सिक वेपर है इन्हीं का यहाँ पे रोल रहेगा. हालांकि यूनियन कार्बाइड की तरफ से ऑफिशियली ऐसा कुछ रिलीज नहीं आया बट इट वाज सर्टेन क्योंकि लोगों के जो सैंपल्स थे विसरल सैंपल वगैरह वहाँ पे साइनाइड का प्रेजेंस पाया गया था. तो ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट है इसके टॉक्सिक जो वेपर्स हैं इट वाज द मेन रीजन. काफी सारे डेटा यहाँ पे दिए हैं ये हमने विकिपीडिया से डेटा उठाया है नॉट द पार्ट ऑफ द आर्टिकल जिसमें मेंशन किया हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने बताया कि लगभग 16,000 लोग मारे गए इस गैस रिलीज की वजह से. ओके और हजारों लोग ऐसे हैं जो आज भी मतलब एक तरह से परमानेंट डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं. अब हम आ जाते हैं जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के. What are the toxins at the plant? The presence of hexochlorobutadiene. ओके इसका नाम याद रख लीजिए थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है बट मुझे याद आ रहा है ये आर्टिकल हमने तभी लिया क्योंकि 2021 या 22 का जो पेपर है वहां पे एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया था पॉल्यूटेंट में एंड वी डिस्कस दैट वन. ओके दैट वाज फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस. तो अगर यहाँ पे हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन इस तरह के नाम दिए जाते हैं तो ये स्टैटिक पोर्शन में इस तरह की डिटेलिंग नहीं होती है इन जनरल. तो हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन क्या है एक तरह का कार्सिनोजन है कैंसर कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर. फाइन बाकी डिटेलिंग यहाँ पे नहीं करनी मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट इसका है. क्लोरोफॉर्म की अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म का आपने नाम सुना होगा. सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमारा एक्ट करता है जैसे आपने कई मूवीज में भी देखा होगा कि हाँ बेहोश करने के काम में लिया जाता है ये सब चीजें. लेकिन हाँ ये डेथ भी कॉज कर सकता है कार्सिनोजन भी है एक पॉसिबल. कार्बन टेट्राक्लोराइड दिस वन इज देयर जिसको कार्बन टेट भी कहते हैं ये नाम भी ध्यान रखिए. ये भी एक तरह का एक्टिव टॉक्सिन है. ओके जो कैंसर कॉज कर सकता है लीवर डैमेज कर सकता है ये सारी चीजें. तो एटलीस्ट मैं चाहूंगा ये जो हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन और कार्बन टेट्राक्लोराइड है इनको जरूर आप याद रख लें. बाकी ये हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि इनका जो है प्लांट के अंदर यहाँ पे काफी सारी रिपोर्ट इस आर्टिकल ने मेंशन की. ये कह रहे हैं कि यार यहाँ पे हमें इसका जो है एग्जिस्टेंस मिल रहा है इसके अलावा जो हैवी मेटल्स हैं वो भी हमें बॉडी में मिल रहे हैं. हैवी मेटल पे हम जाएं उससे पहले देखो ये जो इस तरह के कंपोनेंट हैं जो अभी हमने पढ़े हैं ये क्या होते हैं ये हमारे फैटी टिश्यू के अंदर डिपॉजिट होते हैं.
ओके, और इसको हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन हो गया या मैग्नीफिकेशन है, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। और ये आते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की श्रेणी में। क्यों आते हैं? क्योंकि ये जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं होते हैं और बहुत सालों तक एनवायरनमेंट में भी इसी तरह से रहते हैं और इस तरह से एंटर करते रहते हैं। तो इस तरीके के जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, जिसकी श्रेणी में डीडीटी भी आता है, ओके, इनको रिमूव करने के लिए कन्वेंशन जो है वो फाइनलाइज किया गया, जिसको हम कहते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ऑलरेडी द यूपीएससी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज थिंग्स। फाइन। नेक्स्ट आपका है हैवी मेटल। हैवी मेटल इसलिए कह रहे हैं कि वाटर के कंपैरिजन में बहुत हैवी होते हैं। तो क्रोमियम, कॉपर, लेड, मरकरी, निकल, ये सब इसमें आएंगे। ये आप स्टैटिक पोर्शन में भी पढ़ते हैं, जब आप इसको पढ़ रहे हो तो वहां पे वैल्यू एडिशन करके मतलब थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा कर लेना। सबके नेगेटिव इम्पैक्ट है बॉडी पे किसी न किसी तरीके से। जैसे आप देखोगे मरकरी जो है ना, ये हमारे सॉफ्ट टिश्यू, सेल्यूलर फंक्शन, इनको कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। यू विल सी क्रोमियम इज देयर, जिसका ज़रूरत भी है बॉडी को हमारे इंसुलिन के प्रॉपर फंक्शन के लिए, लेकिन हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा रहा है। फाइन। सिमिलर थिंग इज देयर विद द लेड। लेड क्या करता है? फोटोसिंथेसिस को डिसरप्ट करता है प्लांट्स के अंदर। और कॉपर जो है हमारी लीवर और किडनी को डैमेज करता है। तो हैवी मेटल्स पे यहाँ ज़्यादा कंटेंट नहीं है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि हाँ, स्टैटिक पोर्शन जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको एक बार अच्छे से आपको देखना है। आगे हम बढ़ते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है। 16 दिसंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो रही हैं, सो यू कैन डेफिनेटली एस योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन। उसको बहुत ही अच्छे से आप आगे ले जा सकते हैं। करंट अफेयर क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग जल्दी अनाउंसमेंट होंगे। श्योर आईएएस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सेशन का जो पीडीएफ होता है, ये करंट अफेयर वाले सेगमेंट में आपको जाना है। इसमें पीडीएफ में जाओगे तो सारे जो इस डीएनए हमारा हिंदू है, इसकी फ्री पीडीएफ अवेलेबल है। आंसर राइटिंग वाले पे कंटेंट हेल्प आपको मिल जाती है। यू कैन गेट फ्यू रेलेवेंट पॉइंट, दैट्स ऑल। कोर्सेज में आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ऐप के अलावा श्योर आईएएस डॉट इन वेबसाइट है, जहाँ से ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। पॉलिटी पे आते हैं। रिसेंटली एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया है और ये बिल है मर्चेंट शिपिंग के ऊपर। फाइन। बिल है, अभी पार्लियामेंट पास करेगी तो कानून बनेगा। तो यहाँ पे हमें दो तीन चीजें जाननी है कि मर्चेंट शिपिंग के ऊपर बिल की क्यों जरूरत है, नए कानून की क्यों जरूरत है। देखो, मर्चेंट शिपिंग क्या होती है? एक तो होती है शिपिंग एक्टिविटीज जो कि डिफेंस मिलिट्री से रिलेटेड है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो कमर्शियल ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज हैं या फिर पैसेंजर का मूवमेंट हो रहा है, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो इंडिया के जो लॉ बने हुए हैं, जैसा आप यहाँ से भी देखोगे यार, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 है, ये बहुत पुराना हो गया। कोस्टल वेसल्स एक्ट है 1838 है, ये बहुत पुराना हो गया। बहुत पुराना होने से क्या है, आज के टाइम पे जो रियलिटीज हैं, है ना, जो नई चैलेंजेस हैं, उनको ये डील नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आज आप देखोगे ऑफशोर जो सेक्टर है, फाइन, मतलब विदेशी जो अगर हम बात करें उसकी, तो वो भी बहुत सारे जो है इस तरह से आ रहे हैं। वेसल्स ऑपरेटिंग इन द ऑफशोर सेक्टर विच कंप्राइजेज नियरली 50% ऑफ इंडियन फ्लैग्ड वेसल। तो इसमें दिक्कत यह है कि अगर कोई वेसल है जिसके ऊपर 100% ऑनरशिप इंडिया की है, उसी को हम करेंगे, तो बहुत सारे गैप हैं, रेगुलेटरी गैप्स हैं। एक एक करके इनको समझते हुए इसके जो मेजर प्रोविजंस हैं, तीन चार मैं चाहूंगा वो आप ध्यान रख लो, क्योंकि अभी क्या बिल इंट्रोड्यूस किया है। तो ये इस तरह की स्थिति है कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ना, लेकिन हाँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहीं अगर कोई दूसरा बिल होता और सिग्निफिकेंट टॉपिक पे, तो वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यूपीएससी की थोड़ी सी टेंडेंसी है, होता क्या है, एक तो हो जाता है बिल पास होके कानून बनता है, एक्ट, है ना, वहां पे क्वेश्चन पूछ सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन उससे ज्यादा जो है कोई बिल, या फिर उससे भी इनिशियल जो स्टेज होती है बिल की, वो होता है ड्राफ्ट। तो ड्राफ्टिंग स्टेज पे भी क्वेश्चन पूछे हैं यूपीएससी ने, और इम्पोर्टेंट होते हैं तो हम कवर भी करते हैं। इसी तरह से बिल वाली स्टेज है, वहां पे भी पिक करते हैं। तो अभी मर्चेंट शिपिंग बिल है 24 और कोस्टल शिपिंग बिल 24, इसको इंट्रोड्यूस किया है। क्या मेजर प्रोविजन है और क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? देखो, सबसे पहला तो है ईज ऑफ रजिस्ट्रेशन। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। क्योंकि अभी क्या है, अ, अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ है, ये वेसल का रजिस्ट्रेशन, उन्हीं वेसल का रजिस्ट्रेशन करेंगे जहाँ पे 100% इंडिया की ऑनरशिप है। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। आप चाहते हो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, तो इसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अभी इन्होंने कहा है कि चलो हम ऑनरशिप अपने पास रखेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करते हैं। और इंडिया की जो यहाँ पे ऑनरशिप है वो 51% तक रहेगी, मतलब 49% तक ये कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करेंगे। सेकंड कह रहे हैं कि जो वेसल्स हैं उनका स्कोप एनलार्ज कर देते हैं। इसका मतलब हो गया कि अभी जो वेसल की डेफिनेशन है कि किसको आप वेसल या शिप की श्रेणी में रखते हैं, वो डेफिनेशन बहुत ही नैरो है। इसलिए आपने देखा होगा 26/11 वाले जो अटैक हुए थे, मुंबई अटैक, वहां पे भी इशू क्रिएट हुआ था, सिक्योरिटी लैप्सेस थे। तो ये चाहते हैं कि यार अब हम जो है वेसल की डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। इसमें ये सारी कैटेगरीज आएंगी। ये कैटेगरी का रट्टा नहीं मारना है, बस एक दो बार पढ़ लेना, क्योंकि एक रेयर चांस बनता है कि आप प्रीलिम्स में कुछ पुट करे।
तो हमारे पास ध्यान रहे कि हाँ यार बहुत ही एक्सपांड कर दिया है इसको वेसल की डेफिनेशन को, और सारे इसमें इंक्लूड होंगे। क्योंकि पहले ये होता था कि जो मैकेनाइज्ड जो शिप है, मतलब जिसमें इंजन फिट है ना, उसी को हम वेसल मानेंगे। और इसकी वजह से क्या है, बहुत सारी ऐसी वेसल्स हैं, बहुत सारी ऐसी बोट्स हो गई या जो मर्चेंट शिपिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, बट दे आर नॉट अंडर द एम्बिट ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटीज, तो देयर वर सम लैप्सेस। सो दिस न्यू बिल, ओके, ये क्या कर रहा है, जो रेगुलेटरी गैप्स हैं इनको ब्रिज करने की कोशिश कर रहा है। थर्ड, ये कह रहे हैं यार मैरीटाइम पॉल्यूशन पे देखो बहुत सारी हमारी ऑब्लिगेशन बनती हैं, जैसे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, इसके इसके अंतर्गत काफ़ी सारी कन्वेंशन है जिसके लिए इंडिया यहाँ पे, ओके, इंडिया इज अंडर ऑब्लिगेशन टू फॉलो दीज कन्वेंशंस, इंटरनेशनल रूल्स, ओके, टू कॉम्बैट द मरीन पॉल्यूशन। बट अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो काफ़ी सारे प्रोविजन को omit करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से मैरीटाइम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाएंगे जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा और मैरीटाइम पॉल्यूशन को कम करेगा। दिस इज द थर्ड पॉइंट। ठीक है। फोर्थ, अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि जो सी फेरर्स हैं, है ना, इनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक तरह से मर्चेंट शिपिंग में एक सक्सेस स्टोरी भी आप मान लीजिए कि 85% ऑफ दी सी फेरर्स जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं मर्चेंट शिपिंग में, वो आप देखोगे फॉरेन फ्लैग्ड वेसल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अब है तो भारतीय, लेकिन फॉरेन फ्लैग्ड वेसल पे काम कर रहा है, मान लो यूके का है या यूएस का और किसी देश का वेसल है, शिप है, वहां पे काम कर रहा है। तो प्रेजेंट में जो हमारे पास कानून है ना, दे डू नॉट हैव दीज प्रोविजंस फॉर द वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ दिस वास्ट वर्कफोर्स, जिनका नंबर अभी आई थिंक लाखों में ही पहुंच गया है। तो इसको भी हम ब्रिज करना चाह रहे हैं ताकि हमारे जो सी फेरर्स हैं, जो इंडियन, वो चाहे किसी भी शिप पे काम कर रहे हो, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, वेलफेयर उनका इंश्योर हो सके। सो दिस इज द फोर्थ मेजर पॉइंट। द फिफ्थ मेजर पॉइंट इज दैट यू विल सी कि यार प्राइवेट सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है और उस हिसाब से हम थोड़ा सा और इसको लिबरलाइज करना चाह रहे हैं। तो ये क्या करेगा, द प्रपोज बिल सिक्स टू एड्रेस दिस सिग्निफिकेंट अनोमली बाय इंट्रोड्यूसिंग द लीगल क्लियर प्रोविजन फॉर द ट्रेनिंग। तो फिफ्थ वाला पॉइंट आ गया ट्रेनिंग का। क्योंकि अभी क्या है, लीगल काफी सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह चल रहे हैं, ये कह रहे हैं हम लॉ लाके इसको थोड़ा रेगुलेट करेंगे ताकि ये चीजें ना हो सके, क्योंकि लिबरलाइजेशन के बाद प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो ही गई है। तो ये मेजर प्रोविजन है और बहुत सारी इसमें इस आर्टिकल में इन्होंने डिटेलिंग की है, वो हमारे काम की नहीं है, अभी इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, जितनी हमें जरूरत है ना, वी हैव कवर्ड मोर देन सफिशिएंट दोज थिंग्स। अगर क्वेश्चन यहाँ पे आता है तो 5 पॉइंट तो मेरे पास मेजर ये हैं, फिर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, है ना, किस तरह से क्या है। तो इसका एक मेजर सिग्निफिकेंस आपको दिखेगा कि मेरा जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, भारत का जो सागरमाला जो प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम चाह रहे हैं कि ओके, पोर्ट लेड डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, पोर्ट लेड डेवलपमेंट मॉडल हमारा है। स्पास के एरियाज का भी होगा, इंडिया यहाँ पे क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिगार्डिंग लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स जो है मूवमेंट की जो कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, वो सारे इसके आ जाएंगे, मल्टीप्लायर इफेक्ट वगैरह सारे पॉइंट्स यहाँ पे उसी उद्देश्य के साथ हम इस लॉ को या बिल को यहाँ पे लेके आ रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे रिजर्वेशन। दिस इज इंडीड ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर, आज के हिंदू में फ्रंट पेज पे है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रख लो। फंडामेंटल राइट आप पढ़ते ही हो, ठीक है, आर्टिकल 15, 16 की आपको पता है कहानी सारी, रिजर्वेशन और ये सब कई बार हम पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा तो आज आपको लक्ष्मीकांत सर की बुक में से ये आर्टिकल 15, 16 को अच्छे से पढ़ लेना है। मैं चाहूंगा कि आप 14 को भी पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है कि जो है किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें मेंशन करी हुई हैं कि कोई पक्षपात आप नहीं करोगे। वहीं पे आप देखोगे तो आर्टिकल्स के अंदर, जैसे आर्टिकल 16(4) है, इसके अंदर क्या है, एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का प्रावधान है, मतलब जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनको अगर हम सपोर्ट करें तो स्टेट इज एंटाइटल्ड, उसको स्टेट को यहाँ पे अधिकार है कि वो जैसे रिजर्वेशन के माध्यम से उन जो पर्टिकुलर वल्नरेबल कम्युनिटीज है उनका अपलिफ्टमेंट इंश्योर कर सकते हैं। अब बात यहाँ पे आती है कि ये वाला जो केस है ये क्या है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने क्या किया, काफी सारी कम्युनिटीज हैं, काफी सारी क्लासेस हैं, उनको ओबीसी के अंदर शामिल किया। तो ठीक है, स्टेट कर सकता है ओबीसी में, लेकिन दिक्कत यहाँ पे जब आई, जब इन्होंने अराउंड 77 क्लासेस ऑफ द मुस्लिम्स, उनको भी ओबीसी में इंक्लूड किया, और फिर ये जो मामला है ये कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर गया। कलकत्ता हाई कोर्ट में गया, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको जो है नल एंड वॉइड करार दे दिया कि आपका ये गलत है, क्योंकि आपने जो रिजर्वेशन दिया है, इनका जो इंक्लूजन है ओबीसी के अंदर, दिस इज सोलली ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, रिलीजियस क्राइटेरिया के बेसिस पे आपने इंक्लूड कर दिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है।
तो जब हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया तो इसके अगेंस्ट में बंगाल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटिशन दायर किया, और फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, अभी वैसे सुनवाई चलेगी अभी जनवरी वगैरह में, लेकिन एक ओरल जो ऑब्जर्वेशन आया है, इट इज वेरी मीनिंगफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। रिजर्वेशन मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन द रिलीजन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिलीजन के बेस्ड पे आप जो है रिजर्वेशन नहीं दे सकते, क्योंकि हमें पता है जो भी आर्टिकल 16 के अंदर अगर हम चीजें देखते हैं, दे टॉक अबाउट द सोशियो सोशल एंड एजुकेशनल, एजुकेशनल ये क्राइटेरिया, यहाँ पे अगर बैकवर्डनेस है उस कम्युनिटी की, अगर आप इसको प्रूव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ स्टडी, सम काइंड ऑफ सर्वे, okay, if you can say that there is a social and educational backward in these communities, and there is a lack of representation, then you can definitely go for some kind of there is then you आप कह सकते हो कि हाँ यार एक केस बन जाता है जहाँ पे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, रिजर्वेशन की डिबेट में एक अपडेट आप इसको कर सकते हैं। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस। और मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अभी कुछ सेशंस हमारे रिकॉर्डेड मोड पे ही जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पता नहीं चलेगा कि सर की क्लासेस हो रही हैं नहीं हो रही है, सो प्लीज़ डू शेयर दिस सेशन और बच्चों को बता दीजिएगा जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में है कि क्लासेस हमारी चल रही हैं। इंडियन इकोनॉमी की चर्चा कर लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी पे आज अच्छे कंटेंट है, दो एडिटोरियल हैं, बहुत ही रेलेवेंट है इंडीड, एक तो बहुत ही ज़बरदस्त है, उसको भी हम लेंगे। आगे हम बढ़े उससे पहले एक योजना की बात कर लेते हैं, बीमा सखी योजना। ये क्या है? बीमा सखी योजना एलआईसी की योजना है, जो कि भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। तो एलआईसी यहाँ पे क्या कर रही है, एलआईसी ने कहा है कि हम 18 to 70 ईयर एज वाली जो महिलाएं हैं, जो कि 10th क्लास पास हैं, उनके एम्पावरमेंट के लिए हम एक यहाँ पे योजना ला रहे हैं। क्या है कि इनको 3 साल के लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग दी जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में, और इनको स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है 7,000, 6,000, 5,000 पर मंथ, ये फिक्स स्टाइपेंड होगा। इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस करते हैं, जैसा आपको पता होता है कुछ कमीशन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो वो कमीशन भी आपको दिया जाएगा। सो दिस इज द थिंग रिगार्डिंग द बीमा सखी योजना। तो वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक अच्छा प्रयास है। ठीक है, इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए अच्छा प्रयास है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास है। क्वेश्चन आते रहते हैं बहुत सारे, किसके ऊपर? फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर। ठीक है, वो पेपर 1, 2, 3 तीनों में आते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। यू कैन डेफिनेटली ऐड ऑन दिस थिंग कि देखो ऐसा भारत सरकार कर रही है, क्यों? आप इसको लिख सकते हो क्योंकि आने वाले 3 साल में लगभग 2 लाख बीमा सखी यहाँ पे ये ऐड कर रहे हैं। हम ये मान के चलें कि एक बीमा सखी एक परिवार के अंदर अगर होती हैं, तो अगर हम 5 की स्ट्रेंथ भी लेके चलें ऑन एन एवरेज, सो यू विल सी कि हाँ यार बहुत सारे लोग हैं जो इससे बेनिफिट होंगे। क्लियर? इन एनर्जी डिपेंडेंट वर्ल्ड द इशू ऑफ फूड सिक्योरिटी, दिस इज अ वेरी गुड आर्टिकल इंडीड। देखो इसका क्रक्स क्या है, इसका क्रक्स है, ये बता रहा है आज है ना, अगर आप देखोगे तो फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी जुड़े हुए हैं, एनर्जी सिक्योरिटी जुड़े हुए हैं, और इसका जो लिंक है एग्रीकल्चर से बहुत ही क्लोज है। क्यों है? आप सभी को पता है एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन होगा तभी तो खाने के लिए खाना मिलेगा, फूड होगा। एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं, जैसे मैकेनाइजेशन हो गया, इरिगेशन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें एनर्जी की जरूरत है, और आज एनर्जी कहाँ से आ रही है? मोस्टली फॉसिल फ्यूल से आ रही है। इवन फर्टिलाइजर भी बनते हैं तो नेचुरल गैस का यूज होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी आप पेट्रोल डीजल ये सब यूज कर रहे हो। तो कुल मिला के दिक्कत ये है कि एग्रीकल्चर जो है वो कंज्यूमर भी है एनर्जी का, और वो क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी यहाँ से हो रहे हैं। तो इन एमिशन को कम तो हम करें, लेकिन हमारी फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फूड सिक्योरिटी पे ऑलरेडी प्रेशर है, क्लाइमेट चेंज का भी है, पॉपुलेशन ग्रोथ का भी है, इनइक्वालिटी का भी है। फिर एक नई समस्या अभी पिछले कुछ समय से कोरोना के बाद से चली रही है, जियो पॉलिटिकल टेंशन भी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं इस जो कॉम्प्लेक्स नेचर का रिलेशनशिप है बिटवीन द फूड सिक्योरिटी एंड द एनर्जी सिक्योरिटी, मेक्स इट फर्दर चैलेंजिंग। ओके, तो इसी को ये कह रहे हैं कि कैसे हम इसको डील कर सकते हैं, भारत क्या कर सकता है। इसमें एक और डायमेंशन इन्होंने ऐड किया है, दे आर सेइंग कि देखो यार जो लो इनकम कंट्रीज है ना, वहाँ पे एनर्जी पॉवर्टी है। एनर्जी पॉवर्टी है, एक तो उनके पास पैसा इतना है नहीं, है ना, कि वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकें। जैसे एक डेटा इन्होंने दिया है, ये कह रहे हैं 83% जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी आज ऐड हो रही है, ये डेवलप्ड कंट्रीज में, मतलब हाई इनकम कंट्री में ऐड हो रही है। तो जो लो इनकम नेशंस हैं, पुअर नेशन है, ये तो पीछे ही छूट रहे हैं ना, इनकी डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल पे ज़्यादा रहेगी एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, और फिर इससे क्या होगा, एनर्जी और एग्रीकल्चर वाला ये जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके इश्यूज और क्रिएट होंगे।
Fine. Agriculture is burdened with the dual roles, feeding a growing population. This is the main theme indeed. कि आपको फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है और फिर आपको एनर्जी एनर्जी जो ट्रांजिशन है वो भी सपोर्ट करना है कि आप रिन्यूएबल एनर्जी उसके लिए भी कर पाएं, लेकिन उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व है, आपके पास इतना पैसा है नहीं। इन्होंने काफ़ी सारी रिपोर्ट्स वगैरह एनालिसिस किया जिसमें काफ़ी सारे फैक्ट थे, लेकिन हमारे काम की चीज़ क्या है कि अगर हम देखें कि ये सारे जो फूड और एनर्जी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं इनको अगर हम डील करते हैं तो हर साल लगभग जितना पैसा चाहिएगा उसमें ऑन एन एवरेज ये कह रहे हैं कि 95% ऑफ जीडीपी ऑफ दीज पर्टिकुलर लो इनकम कंट्रीज, इतना पैसा इनको चाहिए जो इनके लिए बहुत मुश्किल है कि इतना पैसा कैसे अरेंज करेंगे। फाइन। और अगर हम इस फूड सिक्योरिटी वाला जो इशू है या इसको हम कह रहे हैं फूड इनसिक्योरिटी जो हम फेस कर रहे हैं, या फिर एनर्जी सिक्योरिटी को लेके जो इश्यूज हैं इनको अगर हम डील नहीं करते हैं तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस, यू विल सी कि हाँ प्रोडक्टिविटी हमारी कम होती है जिससे फूड प्रोडक्शन कम होगा, हेल्थ आउटकम नेगेटिव आने लग जाएंगे जिस तरह से केमिकल्स का यूज हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस भी यहाँ रहेगा, फिर फर्दर क्या होगा, सोशल अनरेस्ट भी हो सकता है, मास माइग्रेशन भी हो सकता है, ये अभी हो रही हैं चीजें। ओके, इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यू विल सी देयर हैज बीन सो मेनी मास माइग्रेशन। अगर आप डाउन टू अर्थ को देखते हैं, इस मैगजीन को आप पढ़ेंगे तो काफी सारी चीजें इसमें रहेंगी। लास्ट ईयर जब प्रीलिम्स के लिए हमने चीज़ें कवर की थी, देर वर सम लोकेशंस एंड सम एरियाज, सम ज्योग्राफिकल perspectives दे वर इन न्यूज ऑन द बेसिस ऑफ दिस मास माइग्रेशन वाला फिनोमिना विच इज हैपनिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज। खैर आगे हम मूव करें, क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी इंक्लूसिविटी है वो लानी पड़ेगी, इनको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, वही कहानी, टेक्नोलॉजी, फंडिंग, पैसा, ये सब देना होगा और कोशिश करना होगा कि कैसे एग्रीकल्चर को हम सस्टेनेबल बना सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन से कैसे फूड सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हैं और कैसे जो एनर्जी ट्रांजिशन है इसको फेयर बना सकते हैं, है ना। इस एनर्जी ट्रांजिशन को मैं कहूँगा जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा राइट टू डिस्कनेक्ट अगेन। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो 2025 के आपके लिए। फाइन। 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, क्वेश्चंस विल बी देयर ऑन द वर्क कल्चर। और ये तो हो गया वर्क कल्चर, तो आपका एथिक्स वाला पेपर का। वर्किंग कंडीशन का ये सोसाइटी का भी यहाँ पे टॉपिक बन जाता है। कब से ये चर्चा हो रही है, पिछले कुछ महीनों से, जब से आपने देखा होगा कि रिसेंट डेथ ऑफ द EY एम्प्लॉय, एक ऑडिटिंग फर्म है, अर्नेस्ट एंड यंग MNC है, काफ़ी रेप्यूटेड ये फर्म है। यहाँ पे जो एक एम्प्लॉय है उनकी वर्क प्रेशर से डेथ हो जाती है, उसके बाद जो पूरा कंट्रोवर्सी चलती है, क्वेश्चन उठना शुरू हो जाते हैं इन ह्यूमन वर्किंग कंडीशंस। ओके, तो इसी को लेके ये आर्टिकल इन्होंने छापा हुआ है कि देखो भारत के अंदर तो ऐसा कोई लॉ है नहीं, और इस आर्टिकल का पूरा मेन फोकस क्या है, मेन फोकस ये है कि इतना वर्क प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है, जैसे इन्होंने एक आंकड़ा भी दे दिया, ऑलमोस्ट 50% इंडियन वर्कर्स हैं ये कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका वर्किंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो ये कह रहे हैं यार हम क्या करें इस वर्क प्रेशर को मैनेज करने के लिए, राइट टू डिस्कनेक्ट ये एक लॉ ला सकते हैं। क्या है ये लॉ? इस लॉ का मतलब है आपके वर्किंग आवर्स, मान लीजिए लेट अस से कि 9 to 5 का आपका जॉब है, तो इसके बाद में जो वर्कर है वो जो है मना कर सकता है ना, कि नहीं मेरे वर्किंग आवर्स ये हैं, अभी अभी हम काम नहीं करेंगे या समथिंग लाइक दिस, है ना। रिकॉग्नाइज द राइट टू डिस्कनेक्ट फॉर एम्प्लॉयज, जो उसके एम्प्लॉयज है उससे वो डिस्कनेक्ट हो सकता है। तो ये एक लॉ बना के इनको प्रोटेक्शन दिया है, हालांकि व्यवहारिकता में कितना सही उतरता है वो एक अलग बात है, बट लॉ लाना, प्रोटेक्शन देना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उस पर्सपेक्टिव में आप देखोगे तो स्पेन, फ्रांस, आयरलैंड, ये बहुत सारे कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने इस तरह के लॉज बनाए हैं राइट टू डिस्कनेक्ट फॉर एम्प्लॉयज। इससे क्या हो रहा है, इससे थोड़ा बैलेंस यहाँ पे बन पा रहा है ना, वर्क लाइफ बैलेंस बन पा रहा है, मेंटल वेलबींग, उनकी पर्सनल जो प्राइवेसी है वो इंश्योर हो पा रही है, ये सारी चीजें। भारत के अंदर ऐसा कोई लॉ नहीं है, बिल्कुल, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जो इस बारे में बात करते हैं, वर्कर की कंडीशन या उनके वेलफेयर के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 39E की अगर हम बात करें, इट टॉक्स अबाउट सिक्योरिंग द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का ये पार्ट है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये जो जजमेंट दिया था जिसके बाद में आपने देखा होगा कि जो कानून बना है ना 2013 में, जो वुमेन को स्पेशली जो वर्क प्लेस पे जो एक्सप्लॉइटेशन है उससे बचाता है, तो उसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल था विशाखा वाला, ये जो जजमेंट था, इट टॉक्स अबाउट राइट टू डिग्निटी एट वर्क प्लेस। ठीक है, प्रवीण प्रधान, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्रिटिसाइज किया था ह्यूमिलिएशन एंड इनह्यूमन स्कॉल्डिंग एट द वर्क प्लेसेस वगैरह।
कुछ ज़्यादा यहाँ पे रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ये विशाखा वाला याद रख लो, विशाखा वाला वैसे भी हर सब बच्चों को याद होता है, तो इसको आप मेंशन कर सकते हो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिग्निटी एट द वर्क प्लेस। देखो ये कह रहे हैं कि इससे होगा क्या, जैसे जैसे वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे तो देखो सोसाइटी का क्वेश्चन बन गया, क्या क्या इम्पैक्ट होता है किस चीज़ का, लॉन्ग वर्किंग आवर्स का। स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा, डिसेंट्री, यू हैव दिस, नॉट दिस हार्ट डिजीज इज देयर, कोरोनरी हार्ट डिजीज, मतलब कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं, अदर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है जैसा हम सब जानते ही हैं। ओके, यू हैव कि हमारी अगर लाइफ स्टाइल में ज़्यादा हम बैठे हैं, मतलब सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, सो इट विल कॉज डेफिनेटली सम हेल्थ इश्यूज। ओवर वर्किंग रिड्यूसेस द प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि अगेन वन मोर स्टडी इज देयर विच टॉक्स अबाउट कि कैसे हैप्पीनेस प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है। तो कुल मिला के बात यही है कि हम थोड़ा सा राइट टू डिस्कनेक्ट की तरफ फोकस कर सकते हैं। ये क्या मदद करेगा, ये एम्प्लॉयज़ की वेलबींग को एक प्रायोरिटी दे सकता है या ध्यान दे सकता है, जो भी पूरी तरह से नेग्लेक्टेड है, स्पेशली इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। कहीं ना कहीं मेजोरिटी ऑफ द केसेस में हम देखते हैं कि जो है प्रॉफिट्स के ऊपर कंपनीज जाती हैं, है ना। हालांकि कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस भी देखने को मिलती हैं, लेकिन वो बहुत कम है। एनहांसिंग द प्रोडक्टिविटी, इससे प्रोडक्टिविटी एनहांस हो सकती है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम जा सकते हैं। बाकी और पॉइंट्स भी आप जनरेट कर सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन आज आपको दिया है, while डिस्कसिंग द इम्पैक्ट ऑफ prolonged वर्किंग आवर्स, कमेंट ऑन द फिजिबिलिटी ऑफ द राइट टू डिस्कनेक्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें देखो सोसाइटी का भी कॉन्टेक्स्ट आ गया, ये सोसाइटी के पेपर में भी क्वेश्चन को डाल देगा, या फिर इसको जीएस पेपर 2 में भी डाल सकता है, या फिर इसको जीएस पेपर 3 में भी डाल सकता है। तो ये क्या हो गया, मल्टी, जो जिसको हम कहते हैं ना, इंटरलिंकिंग इसने कर दी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द पॉलिसी गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज पेपर 2, सोसाइटी सोशल इम्पैक्ट की बात कर रहा है, वर्किंग जो है क्लास की बात कर रहा है, वर्कर्स की, तो इकोनॉमी से भी रिलेट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को लिखने की आदत डालिए। चैरिटी इन एन अनइक्वल सोसाइटी, इसको कल ऐड कर देंगे आपका। फाइन, सो दिस इज ऑल। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर काफी सारी आपको कंटेंट के रिगार्डिंग FARIS.in वेबसाइट पे हेल्प मिल जाती है। आंसर राइटिंग वाले सेगमेंट में डेली अपनी आंसर राइटिंग को प्रायोरिटी रखिए। ओके, दिस विल हेल्प यू लॉट इन टर्म्स ऑफ दिस मीन्स एग्जामिनेशन। किसी तरह की कोई क्वेरी होती है, डू रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर। ओके, विल ट्राई टू कंटिन्यू द सेशन, दो आई एम ट्रैवलिंग, ठीक है, इट इज़ डिफिकल्ट, थोड़ा सा टाइमिंग का आपका ऊपर नीचे रहेगा, बट विल ट्राई टू इंश्योर कि हाँ डेली आपको सेशन मिले। सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस सेशन। और यही क्लास रिलेटेड अपडेट्स की सेशन हमें कहाँ मिलेगा, कितने बजे आ गया है, वो सारे जो अपडेट्स हैं उसके लिए टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन करके रखिए टू गेट ऑल दीज क्लास रिलेटेड अपडेट्स।